माय डियर फ्रेंड, आज मैं जीके जीएस सीरीज के प्रैक्टिस सेट 3 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 100 चुनिंदा क्वेश्चंस को मैं कवर करता हूँ, आपको उसका ऑप्शन भी देता हूँ, फिर मैं बाद में उसके आंसर को एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या फिर मैंने उन्हीं एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के उन्हीं के बेस्ट इन क्वेश्चंस को बनाया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन और आंसर जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? आपका ऑप्शन है 2002, 1989, 1996 एंड 2006। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा 2002 ईस्वी में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब महाबोधि मंदिर के बारे में जानते हैं। यह जो महाबोधि मंदिर है, यह गया जिले के बोधगया नामक स्थान में स्थित है। और इस मंदिर के प्रांगण में, महाबोधि मंदिर के ही प्रांगण में एक विशाल पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज भी यह पेड़ मौजूद है और यह देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। तो आपका क्वेश्चन था कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2002 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया। रग्बी फुटबॉल खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 11, 12, 14 और 15। आपका सही आंसर होगा 15। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। अगर दोनों पक्ष का पूछा जाए तो 30। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ये खिलाड़ी हैं, दो खिलाड़ी, जिनको सम्मिलित रूप से इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। तो आपको बताना है वो कौन से दो खिलाड़ी हैं। तो आपका पहला ऑप्शन होगा पीवी संधू, साइना नेहवाल, लिएंडर पेस एंड महेश भूपति, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा लिएंडर पेस एवं महेश भूपति। इन दोनों को ही इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? विच इज नोन एज द स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के स्मॉल पार्लियामेंट के रूप में किसे जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को जाना जाता है, अमेरिका की संसद को जाना जाता है, भारत की संसद को जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा को, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसे विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में, ब्राज़ील में। तो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है, यह किस देश में स्थित है? आपको इसका आंसर देना है। इटली में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, ब्राज़ील में। आपका सही आंसर होगा इटली में। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। क्विक सिल्वर के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से किस तत्व को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है चांदी को, पारे को, प्लेटिनम को, इनमें से कोई नहीं।
आपका सही आंसर होगा पारे को। मरकरी, पारा जो धातु होता है, पारा को किसके नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महावीर स्वामी ने, विमल शाह ने, विद्याधर ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है कि राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवारा के जैन मंदिर हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? आपका सही आंसर होगा विमल शाह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यही माउंट आबू, दिलवारा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में राजस्थान में है, जिसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। तो ये आपका टेम्पल है। विश्व की सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? राम सिंह चौहान, बलबीर सिंह कौर, एलन बॉर्डर, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर देना है। थोड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? राम सिंह चौहान, बलविंदर सिंह कौर, एलन बॉर्डर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा राम सिंह चौहान। इनकी मूंछें सबसे बड़ी है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कितनी बड़ी इनकी मूंछें हैं। तो विश्व में सबसे लंबी मूंछ रखने का रिकॉर्ड जो है राम सिंह चौहान का है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? सीकन सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर चूज करना है। बस याद रहे कि सबसे लंबी सड़क सुरंग मैं पूछ रहा हूँ, सड़क सुरंग। तो आपका सही आंसर होगा चेनानी नासरी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। देखिए, ये सुरंग का पिक्चर है, इंटरनल पिक्स लिया गया है। सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 जून को, 8 जुलाई को, 8 अगस्त को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो आपका सही आंसर होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राज्य की विधानसभा के 17वें के आदेश कौन देता है? तो आपको इसका आंसर देना है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की विधानसभा के 17वें का आदेश कौन देता है? मतलब असेंबली को अगर ख़त्म करना है, राज्य के विधानसभा या विधानमंडल के असेंबली को समाप्त करना है, तो इसका आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा राज्यपाल। जिस तरह से राष्ट्रपति 17वें संसद के 17वें का आदेश देता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल राज्य विधानमंडल यानी राज्यसभा को 17वें का आदेश देता है। आप जानते हैं संसद के सत्र होते हैं, एक होता है मानसून सत्र, दूसरा होता है शीतकालीन सत्र, तीसरा होता है बजट सत्र। ये 3 सत्र होते हैं। जो बजट सत्र होता है, सबसे पहला बजट सत्र को आप लीजिए। तो सबसे पहला जो बजट सत्र होता है, देखिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे। बजट सत्र फरवरी से लेकर 4 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतने दिनों तक बजट सत्र चलता है, मई तक। और मई के बाद 1 महीना फिर लीव होता है, तो वो कौन सा हो गया? जून में कुछ नहीं होता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये ग्रीष्मकालीन सत्र या मानसूनी सत्र आप बोल सकते हैं इसको। तो मानसूनी सत्र 3 महीने का होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने का होता है। पहले 4 महीने का पहला सत्र,
उसके बाद एक महीने का लीव, उसके बाद फिर 3 महीने का सत्र, फिर 1 महीने का लीव। तो ये आपका मानसूनी सत्र हो गया सितंबर तक। फिर अक्टूबर में छुट्टी, और नवंबर और दिसंबर इसे शीतकालीन सत्र कहा जाता है। फिर जनवरी में छुट्टी, और फरवरी से बजट सत्र चालू हो जाता है। तो ये आपके मेनली 3 सत्र थे जो कि संसद में होते हैं। तो इसी सत्र के सत्रावसान का आदेश संसद के लिए राष्ट्रपति देता है, वहीं पे विधानसभा या विधानमंडल के लिए जो राज्य में होता है उसके लिए राज्यपाल सत्रावसान का आदेश देता है। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको बताना है सेकुलर, रिपब्लिक, सोशलिज्म या फिर पब्लिक वेलफेयर, मतलब पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, समाजवाद या लोक कल्याण। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा लोक कल्याण। पब्लिक वेलफेयर जो है वो संविधान की उद्देशिका में, संविधान की प्रस्तावना में इंक्लूडेड नहीं है, जबकि पंथ निरपेक्ष, गणराज्य और समाजवाद शब्दों का उपयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था ये आपको बताना है। 1298 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1498 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 1398 ईस्वी। जब तुगलक वंश का शासन था उसी समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि यह बस 1 साल तक यहाँ पे लूटमार मचाया, फिर उसके बाद ये खुद ही लौट गया। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तेलुगु, तमिल, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर देना है। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो आपका सही आंसर होगा तमिल भाषा के। सुब्रमण्यम भारती ये तमिल भाषा के कवि थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण में जो प्रारूप समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? आपको इसका सही आंसर देना है। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि 9 दिसंबर को बने थे, और 11 दिसंबर 1946 को फिर से बनाया गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान निर्माण के लिए निर्मित संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पे अगर पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर देना है। तो हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। हु रोट द बुक कॉल्ड हिंद स्वराज? हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। इनके और भी पत्रिकाएं आती थी, हरिजन, ये सारी पत्रिकाएं किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? तो आपका ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब,
जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। इसे भारत का अंतिम मुगल बादशाह कहा जाता है। 1857 ईस्वी का जो विप्लव हुआ था, स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पे बाद में इनकी मौत हो जाती है। और यही भारत के आखिरी मुगल सम्राट थे। वैसे तो मुगल साम्राज्य का अंत औरंगजेब के बाद से ही होना प्रारंभ हो गया था। जो भी ऊपर से हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मतलब ये छठवें नंबर पे औरंगजेब थे। उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक किसी तरह से खींचते हुए मुगल साम्राज्य गद्दी पे रहता है। पर अंतिम मुगल साम्राज्य के रूप में बहादुर शाह जफर थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो 1858 ईस्वी में इंडिया में चालू हो गया। तो इस तरह से भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? आपको बताना है। तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम। आपका सही आंसर होगा कालिदास। कालिदास की अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम। इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें कालिदास ने लिखी है। निम्न में से प्रथम ज्योतिर्लिंग किसे माना जाता है? देखिए, देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, मतलब 12 शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग है। उनमें से पहला ज्योतिर्लिंग किसे माना जाता है? तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को। तो आपका सही आंसर होगा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को माना जाता है, जो कि कहाँ पे है? सोमनाथ, गुजरात में है। इस पर ही 17 बार आक्रमण किया था विदेशियों ने और इसे लूटा था सोमनाथ मंदिर को। वही सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। निम्न में से अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोलंबिया, बोलीविया, अफ़गानिस्तान, ईरान। आपको इसका सही आंसर देना है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? अफ़गानिस्तान। हमारे जो पड़ोसी हैं यही अफीम के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में प्रचलित हैं। अफीम के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में प्रचलित हैं। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, ये आपके लिए एक हल्का सा क्वेश्चन हो गया। गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराइए मत, क्योंकि पूरे सेट में कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन होता ही है जो बहुत इजी होता है। बट ओवरऑल मैं ना तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस को लिया हूँ, ना ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस को लिया हूँ। ऑन एन एवरेज जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने बस उसी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। मैं जानता हूँ जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको लगभग सारे क्वेश्चंस आते होंगे, बट मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूँ कि 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उन्होंने पहली बार सुना होगा। तो मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे मथुरा स्थित है, ये आप जानते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्षिप्रा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, इनमें से कोई नहीं।
तो आपको इसका सही आंसर होगा बेतवा नदी। निम्न में से मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आपको उस शासक का नाम बोलना है जिसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बख्तियार खिलजी। आपका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने ही कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा शुरुआत किया था और इसके बेटे इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा 2.5 दिन का झोपड़े का भी निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई, माच, कथकली, इनमें से कोई नहीं। आपको राजकीय नृत्य के बारे में बताना है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई, माच, कथकली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा राई। राई नाम का जो नृत्य है वह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किस यात्री ने बताया था? फाहियान ने, इसिंग ने, इब्न बतूता ने, अल बरूनी ने। ये सभी यात्री हैं जो विदेशी यात्री किसी न किसी शासक के शासनकाल में आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। तो वैसे में ही किसने यह लिखा है कि मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु माना था? तो आपका सही आंसर होगा फाहियान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 2 नवंबर, 2 दिसंबर, 2 जनवरी। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? फॉसिल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। आपको इसका सही आंसर देना है। चंद्रमा को, टाइटन को, फोवे को, पेंडोरा उपग्रह को। इनमें से किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसी भी जो पृथ्वी का ये प्राकृतिक उपग्रह है, इसीलिए इसे फॉसिल ग्रह के रूप में, फॉसिल प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? मतलब कंप्यूटर के विकास के किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था? तो पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के खेल को कंट्रोल करता है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? लॉर्ड्स में, ओवल में, दुबई में, कोलकाता में। तो आपका सही आंसर होगा दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। देश का पहला हाथी गांव किस राज्य में स्थित है? मैं हाथी गांव की बात कर रहा हूं, ना कि हाथी हॉस्पिटल की। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन खबर में है कि सबसे पहला हाथी हॉस्पिटल किस जगह पे खोला गया, तो उसका आंसर मथुरा होगा। जबकि देश का पहला हाथी गांव किस राज्य में स्थित है? आपको इसका आंसर देना है। राजस्थान में,
मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो आपका सही आंसर होगा राजस्थान में पहला हाथी गांव खोला गया था। पाक जलडमरू मध्य संधि किन दो देशों के बीच है? मीन्स पाक स्ट्रेट इंग्लिश में बोला जाता है, या फिर पाक जलडमरू मध्य। ये संधि जो है ये दो देशों के बीच में है। वो दो देश कौन कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। तमिलनाडु के नीचे ये पाक स्टेट है, जहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। तो यही पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका को दो अलग अलग पार्ट में बांटता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? आप देखिए, मैं राष्ट्रीय पशु की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो टाइगर है, बट मैं पूछ रहा हूँ कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। और यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं वो सारे साइंटिफिक नेम हैं, वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है एलिफास इंडिका, पावोक स्टेटस, पैंथेरा टाइग्रिस, लियोन्स, लिनियास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एलिफास इंडिका। देखिए, एलिफेंट का ही वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका होता है, और आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। तो आप इस तरह से इसके आंसर को क्लिक कर सकते थे कि एलिफास इंडिका जो है उसे भारत के राष्ट्रीय विरासत का पशु माना जाता है। पावोक स्टेटस मोर को कहा जाता है, पैंथेरा टिग्रिस ये बाघ को कहा जाता है। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया, जो कि असफल रहा चंद्रयान 2 मिशन? तो आपको ये बताना है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। 21 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को, 23 जुलाई 2019 को, 24 जुलाई 2019 को, कब चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? यह एक फेमस टेम्पल है, भगवान शिव का ये मंदिर है। तो आपको बताना है कि यह मंदिर, लिंगराज मंदिर, किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, ग्वालियर में, भुवनेश्वर में, चेन्नई में? तो आपका सही आंसर होगा भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा का एक खूबसूरत शहर है भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही पुरी, जगन्नाथ पुरी का मंदिर भी पुरी में ही स्थित है। और ये लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में स्थित है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार की प्राप्त की जा सकती है? किस तरह से प्राप्त की जा सकती है? पहला ऑप्शन है जन्म के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, बाय एनेक्सेशन ऑफ द टेरेन, उपरोक्त सभी। तो भारत की नागरिकता किस तरह से आपको मिल सकती है? आप जन्म से अगर यहीं पे पैदा हुए हैं तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाती है, या फिर देशीयकरण के द्वारा, या फिर किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। अगर किसी भूभाग को भारत में मिला लिया गया तो वहाँ के सारे नागरिक को क्या मिल जाएगा? यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो आपको ऑप्शन देना है इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। मीन्स भारत की नागरिकता आपको जन्म के द्वारा बाय बर्थ मिलता ही है, जैसे हम लोग को मिला है। मैं भारत में जन्म लिया हूँ तो भारत का नागरिक हूँ। देशीयकरण के द्वारा या भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, इन तीनों चीज़ों के द्वारा भारत की नागरिकता इजीली वे से आपको मिलता है।
निम्न में से कौन सी सत्य मछली है या ट्रू फिश किसे कहा जाता है? इसमें तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। स्टार फिश, गोल्ड फिश, समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स जिसको बोला जाता है, या क्रे फिश, इनमें से ट्रू फिश कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा समुद्री घोड़ा। सी हॉर्स जो है वह एक सत्य मछली या ट्रू फिश कहा जाता है। प्याज और लहसुन क्या है? पौधे का कौन सा पार्ट है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जड़, फूल, तना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा तना। ये एक तरह का स्टेम है। प्याज और लहसुन एक तरह का स्टेम होता है। अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन सी थी? पेरियालवार, अंडाल, तिरुमंगाई, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि दक्षिण भारत में जब भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ तो जो जितने भी संत थे वो दो भागों में बट गए। अलवार संत जो विष्णु के उपासक थे और नयनार संत जो शिव के उपासक थे। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उन अलवार संतों में सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला संत थी और उसका नाम क्या था? तो आपका सही आंसर होगा अंडाल। यह एकमात्र अलवार संतों में महिला संत थी। नेपाल के काठमांडू का शिव मंदिर किस शैव मत का प्रमुख केंद्र है? तो नेपाल में जो शिव मंदिर है वह किस शैव मत का, किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? शिव के भी बहुत सारे रूप होते हैं, तो उनमें से किस रूप का पूजा करते हैं? नेपाल में जो शिव मंदिर है वो किसके लिए फेमस है? आपको इसका आंसर देना है पाशुपत, शैव, कपाली, कालामुख। तो आपका आंसर हो जाएगा पाशुपत। और वैसे भी मैं बता दूं कि काठमांडू में जो शिव मंदिर है यह मंदिर पशुपतिनाथ के नाम से ही जाना जाता है। यानी भगवान शिव का पशु के रूप में मूर्तियां हैं और वहाँ पे पशुपतिनाथ मतलब पशु के देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि नेपाल के काठमांडू का शिव मंदिर किस शैव मत का प्रमुख केंद्र है? पाशुपत शैव मत का प्रमुख केंद्र है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। निम्न में महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण परमहंस, मोतीलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। वहीं पे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आप जानते हैं 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक ज़बरदस्त भाषण दिया था, जिसका स्टार्टिंग उन्होंने बहनों एवं भाइयों से किया था, जो संबोधन सबको पसंद आया था और उन्होंने भारतीय संस्कृति को सबसे ऊंचा बताया था। तो निम्न में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
बेसबॉल खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, आपको अगर पूरा पूछा जाए, कभी कभी आप क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दोनों पक्ष लिखा जाएगा और कभी कभी एक पक्ष लिखा जाएगा। तो बच्चे जो हैं वो जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। तो बेसबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 और 9, आपको आंसर देना है। और बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। तो आपको अभी बताना है कि एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपका सही आंसर होगा 9। बेसबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? मतलब मेड इन इंडिया पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, परम, बुद्ध। आपका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। यह भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। अशोक के किस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी? अशोक के स्तंभ लेख भी हैं, शिलालेख भी हैं। इसमें जैसे 13वां जो शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। उसी तरह आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक का कौन सा शिलालेख था जिसमें भेरी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। मतलब भेरी घोष, जब राजा कोई भी बड़ी घोषणा करते थे तो उसमें भेरी घोष, ये एक मतलब नगाड़ा वगैरह पीटा जाता था, उसकी जगह धम्म घोष की घोषणा करने का बात ये किस में कहा गया है? धम्म घोष मतलब वो जो बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे उसकी घोषणा करने की बात किस अवले शिलालेख में कहा गया है? तो पहले शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में, तीसरे शिलालेख में या चौथे शिलालेख में? आपका सही आंसर होगा चौथे शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है? चौथे शिलालेख में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो आपका सही आंसर होगा जहांगीर, जो कि कौन था? हुमायूं का अकबर का पुत्र था और इसे ही सलीम के नाम से जाना जाता है। और सलीम क्यों कहा जाता था? ये अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, उनके ही आशीर्वाद से सलीम प्राप्त हुआ था, इसीलिए अकबर ने उसका नाम सलीम, शेख सलीम चिश्ती की याद में सलीम रखा था। चलिए, ये तो मैंने बताया, बट अगर आपको मुग़ल काल का डिटेल स्टडी करना है, जिस तरह से एक एक इफ़ बट हर एक चीज़ आपका दूर हो जाएगा, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए उस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए, यहाँ पे आपका चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब जहांगीर मैंने जैसा आपको बताया, तो जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और ये खुद में ही एक बहुत बड़े पेंटर थे। अगर आपसे ये पूछा जाए मुग़ल काल में स्थापत्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य का स्वर्णकाल जहांगीर के ही बेटे शाहजहां को कहा जाता है। और शाहजहां जो थे, उनके कार्यकाल में स्थापत्य कला बहुत ही बढ़ चढ़कर आगे बढ़ी। जैसे आप जानते हैं, मोती मस्जिद, आगरा का ताजमहल, लाल किला, ये सारे के सारे स्थापत्य कला में जो विकास हुआ था वो शाहजहां के ही शासनकाल में हुआ था। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सी है? आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जाता है, ये कंपनियों को दिया जाता है, उसके बेस्ट सर्विस के लिए उसे दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली ट्रेन कौन सी है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस।
तो आपका सही आंसर होगा भोपाल एक्सप्रेस, जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रेन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इंदौर जंक्शन, रतलाम जंक्शन, इटारसी जंक्शन और भोपाल जंक्शन। आपको इसका सही आंसर चूज करना है। आपका सही आंसर होगा इटारसी जंक्शन। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है। विश्व में सबसे पहले कंघी का आविष्कार किस जनजाति के द्वारा किया गया था? जो आज हम लोग कंघी का उपयोग करते हैं, इसके ही रूप को किसने बनाया था? किस जनजाति ने सबसे पहले बनाया था? बंजारा जनजाति के द्वारा, कोल जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा या भाड़िया जनजाति के द्वारा? किसके द्वारा बनाया गया था? आपका सही आंसर होगा बंजारा जनजाति के द्वारा सबसे पहले कंघी का आविष्कार किया गया था। राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, इंदौर में? राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? यह इंदौर में स्थित है। सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा, माही, इनमें से कोई नहीं। सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था? इससे पहले के सीरीज में सेट 2 में मैंने बताया था तो कि सबसे पहले वोट देने वाले व्यक्ति कौन थे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था। रंजना सोनावले, राहुल गांधी का, अमिताभ बच्चन का या सोनिया गांधी का? सबसे पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था? तो आपका सही आंसर होगा रंजना सोनावले का सबसे पहला आधार कार्ड बना था। भारत में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? आपको इसका सही आंसर देना है। सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस निकलती है? आकाश में जब बिजली चमकती है, गरज के साथ जब बारिश होता है तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। आकाश में बिजली चमकने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है। फोटोग्राफी में कौन से रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनमें से कोई नहीं। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं उनमें किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड नामक रसायन का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। एकमात्र ऐसा कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर भी रहे हैं? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, क्योंकि भारतीय नोट पे हस्ताक्षर करने का अधिकार रिजर्व बैंक के गवर्नर को होता है, जबकि 1 रुपया के सिक्का पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भारत के वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू? आपका सही आंसर होगा मनमोहन सिंह, क्योंकि यह वित्त मंत्री रहे हैं और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 टर्म में इन्होंने कार्य किया था।
हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू किया था? ये करंट का क्वेश्चन है। गोधन न्याय योजना, देखिए मैंने इस वीडियो में हर एक चीज़ को इंक्लूड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, या फिर ज्योग्राफी हो, या फिर करंट अफेयर हो, जो भी जीके जीएस के सेक्शंस होते हैं उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य ने, राजस्थान राज्य ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है? मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, और उसी विधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पूरी जटिल प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है मैंने इसको भी समझाया है वहाँ पे, तो आप मेरे उस वीडियो को अवश्य देखिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? कदाचार या असमर्थता के आधार पर, संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर, अध्यादेश जारी करने के आधार पर, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर। सिर्फ इसी बेसिस से अगर किसी को लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। उसकी असमर्थता पर या कदाचार के बेसिस पर नहीं लाया जा सकता है, अध्यादेश जारी करने के बेसिस पर भी नहीं लाया जा सकता है। ये सब तो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो किसी के अधिकार क्षेत्र, जो अधिकार दिया गया है उसमें अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उस पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता है। बट अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर महाभियोग लाया जाता है। समुद्र के अंदर के मैदान को क्या कहा जाता है? मैं बात कर रहा हूँ सी प्लेन, सी बेड जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एबिसल प्लेन, एबिसल हिल, गोयाट, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा एबिसल प्लेन जो होता है समुद्र के अंदर के मैदान को कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार, अनियमित, दीर्घवृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं? अपनी जो आकाशगंगा है उसका आकार, अपनी जो गैलेक्सी है दुग्ध मेखला, उसका आकार किस तरह से है? तो स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, माही नदी पर, महानदी पर, सतलज नदी पर, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। प्राचीन समय में किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था? दामोदर नदी, कोसी नदी, हुगली नदी, इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था। वहीं पे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जिसका पथ हर बार परिवर्तित होते रहता है और इससे ही बाढ़ आने की संभावना बिहार में हमेशा रहती है। इसीलिए बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी, पश्चिम बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी और चीन के शोक के नाम से ह्वांगहो नदी को जाना जाता है। माना और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये दोनों दर्रे हैं जिसको पास इंग्लिश में बोला जाता है। माना एवं नीति पास जो है वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर। तो आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड में स्थित है। माना और नीति पास जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। डॉलर, यूरो, कुवैती दिनार, रुपया। मतलब महंगी मुद्रा आप अपनी मुद्रा से तुलना कर लीजिए कि किसका दाम ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कुवैती दिनार। देखिए डॉलर बच्चे टिक करते हैं बट डॉलर महंगा मुद्रा नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ दुनिया का सबसे महंगा मुद्रा कौन सा है? अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें डॉलर की तुलना में तो 70 रुपये का 1 डॉलर होता है, जबकि
244 रुपये का एक कुवैती दिनार होता है। इसका मतलब है कि अगर कुवैती दिनार 1 रुपया रखा जाए तो उसके बराबरी में मुझे 244 रुपया इंडियन रुपीज़ रखना पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे महंगी मुद्रा जो है, और जबकि अगर $1 रखा जाए तो मुझे बस 70 रुपये ही इंडियन रुपीज़ रखना पड़ेगा। इस तरह से कुवैती दिनार जो होता है वो सबसे महंगी मुद्रा है। भारत के किस शहर को लैंड ऑफ लीची के नाम से जाना जाता है? भारत में या बिहार में ही कहे, एक शहर है जिसे लैंड ऑफ लीची के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। मेरठ को, मुजफ्फरपुर को, पुणे को, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर को। इधर भी इंसेफ्लाइटिस करके एक बीमारी होता है जिसको चमकी बुखार भी कहा जाता है। वो हर साल लीची के सीज़न में मुजफ्फरपुर में फैलता है। ऐसा माना जाता है कि लीची के खाने के कारण गर्मी रहता है और बच्चे को ये बीमारियां होती है। तो भारत के किस शहर को लैंड ऑफ लीची के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले को लैंड ऑफ लीची के नाम से जाना जाता है। भारत के किस शहर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, अमृतसर को, त्रिशूर को, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर होगा त्रिशूर को। भारत के किस शहर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? त्रिशूर को गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र नॉन आर्मी पर्सन कौन है? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र नॉन आर्मी पर्सन कौन है? देखिए, नॉर्मली कीर्ति चक्र जो है वो आर्मी पर्सन्स को दिए जाते हैं, बट आपसे पूछा गया है एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और वो आर्मी पर्सन नहीं है। नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, पीवी नरसिम्हा राव, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा अजीत डोभाल। ये हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और इनके बारे में इन्हें जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रच के अपने पड़ोसियों को परास्त किया है, चाहे वो डोकलाम विवाद हो या फिर स्ट्राइक जो किया गया था पाकिस्तान पे, उसमें इन सभी में मास्टरमाइंड के रूप में इन्होंने काम किया है। इसीलिए इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये आर्मी पर्सन नहीं है क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, इंदिरा बनर्जी, फातिमा बीबी, इनमें से कोई नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीबी थी। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया ऑर्नाल्डी, सूरजमुखी का फूल, कमल का फूल, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर चूज करना है। तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वह रेफ्लेशिया ऑर्नाल्डी है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हरियल पक्षी, हमिंग बर्ड, पोटो पक्षी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा हमिंग बर्ड, जो कि सबसे छोटा पक्षी भी कहलाता है। यह पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। धूपगढ़ी की चोटी की ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ी की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1250, 1350, 1450, इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धूपगढ़ किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आपका सही आंसर होगा 1350 मीटर। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। और मैंने जैसा आपको कहा कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर, एलोरा, अमरकंटक, इनमें से कोई नहीं। किस में भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्थित है? तो रॉक-कट टेम्पल जो है वो एलोरा में सबसे बड़ा भारत का गुफा मंदिर स्थित है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था?
6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में 2 बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए। तो आपसे पूछा गया है कि 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन, लिटिल बॉय, RDX, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा फैटमैन। डायनामाइट की खोज किसने किया था? आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। रोजर बेकन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, हैंस हैनिंग ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ होने का ढोंग करता है? मीन्स वो खुद को पेड़ होने का, किसी भी पेड़ के पास वो बैठ जाता है, खुद को ऐसा शो करता है कि वह एक तरह का पेड़ है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? उल्लू, कबूतर, पोटो या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा पोटो। एक ऐसा पक्षी है जो खुद को पेड़ होने का ढोंग करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्स देखिए आप। ये देखिए, ये आधा टूटा हुआ कोई पेड़ है और उसके ऊपर ये इस तरह से बैठता है, अपने कलर को चेंज करता है जिससे लगे कि वह एक पेड़ ही है। DNA है एक नाभिकीय अम्ल, एक अम्ल, एक क्षार, एक नाभिकीय क्षार। DNA क्या होता है? डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यह एक तरह का नाभिकीय अम्ल है। चूँकि यह नाभिक में पाया जाता है DNA, तो यह एक, और ये इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्ल होता है, एसिड होता है, बेस नहीं होता है। तो यह एक नाभिकीय अम्ल है। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, अंटार्कटिका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या एशिया महाद्वीप को? अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? तो 6 अगस्त को जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था उसमें ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239 या प्लूटोनियम 240? ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो आपको बताना है कि किसका इस्तेमाल किया गया था 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसमें। तो आपका सही आंसर होगा यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। निम्न में से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का सभापति। इसके पहले सीरीज में मैंने बताया था कि इसे बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वार्षिक वित्तीय बजट विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर आता है? मतलब बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? देखिए, बजट तो संविधान में उपयोग भी नहीं किया गया था इस वर्ड को। बजट तो ये दूसरे देश से लिया गया है। जो जिस चमड़े के थैले में जो डॉक्यूमेंट बजट के बारे में, जो वित्तीय विवरण होता है उसको लेके आया जाता है, उसे बजट कहा जाता था और उसी के नाम से बजट फेमस हो गया। उस चमड़े के थैले के नाम से ही बजट फेमस हो गया। संविधान में तो इस बात का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख किया गया है। तो ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 112, 113, 114, 115। तो आपका सही आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह मेरा सेट 3 था, प्रैक्टिस सेट 3। अगला जो वीडियो होगा वो कल आएगा। प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो डालता हूं, तो कल सेट 4 के साथ मैं फिर आपके साथ उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। और
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।